बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 6 यानी वेव्स का, और उसमें ज़ाहिर एक ही टॉपिक हमारा लास्ट रह गया था, कौन सा? डॉपलर इफ़ेक्ट। उसको हम जो डिटेल से डिस्कस करेंगे। दो ही मेन टॉपिक हैं इस पूरे यूनिट में, स्टेशनरी वेव्स एंड डॉपलर इफ़ेक्ट। सो इसमें डॉपलर इफ़ेक्ट में से जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप जो है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। सो इसलिए इस टॉपिक के जो अच्छे से हमें डिटेल से डिस्कस भी करना है इसको। इसमें जो जितनी भी जो है वो इसके जो केसेस हैं उनको हमें डिटेल से डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट सी। सो लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट वेव्स, डॉपलर्स इफेक्ट। ये जो डॉपलर इफेक्ट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट जॉन डॉपलर, डेट इज बाय, इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, इन 1845। बेसिकली ही वाज स्टडिंग जो है वो स्टडिंग डिस्टेंट स्टार्स जो है उसकी स्टडी कर रहा था। तो डिस्टेंट स्टार्स की स्टडी करते हुए बेसिकली इसने डिस्कवर किया द फिनोमेना ऑफ डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो डॉपलर इफेक्ट है ये इट इज़ एप्लीकेबल ऑन, इफेक्ट जो है इज इट एप्लीकेबल फॉर बोथ, मतलब इसमें मैकेनिकल वेव्स के लिए भी, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। लाइट वेव्स के लिए भी, मैकेनिकल साउंड के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है ये लाइट वेव भी। देखें जैसे वो डिस्टेंट स्टार्स की स्टडी कर रहा था, सो उसने जो है वो ऑब्जर्व किया ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट, और वहाँ से जो फिनोमेना है वो जो है ना उसने डिस्कवर किया डॉपलर इफेक्ट वाला। और उसको जब अर्थ के ऊपर ट्राई किया गया तो यहाँ भी उसके रिजल्ट जो है वो सेम ही आए, तो इसको फिर जो है वो नाम दे दिया गया डॉपलर इफेक्ट है। अच्छा, इसमें ये जो डॉपलर इफेक्ट है होता क्या है असल में? ये कहता है जी, नाम हम कहते हैं द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और हम कह रहे हैं पिच ऑफ साउंड ड्यू टू, किस वजह से होती है? रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन की वजह से होती है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। So it is due to the relative motion of between source and observer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद अमीन। बेटा लास्ट यूनिट जो 6 है उसका लास्ट लेक्चर है वेव्स में, और एक ही टॉपिक ज़ाहिर हमारा रहता है मेन टॉपिक, वो कौन सा है? डॉपलर इफेक्ट। इस यूनिट में जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, दो मेन टॉपिक हैं, एक स्टेशनरी वेव्स और दूसरा है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में से क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म है, ज़ाहिर मेन टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, और ज़्यादा चांसेस है कि न्यूमेरिकल आएगा। सो इसके केसेस को अच्छे से आपने रिवाइज करना, और कॉन्सेप्ट भी हम साथ साथ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। डॉपलर इफेक्ट जो है इसमें हम कहते हैं कि ये बेसिकली जो है जॉन डॉपलर जो है साइंटिस्ट जो है इन 1845 जो है जॉन डॉपलर ने इसको डिस्कवर किया था इन अप्रॉक्सीमेटली 1845 जो है, व्हेन ही वाज स्टडिंग डिस्टेंस स्टार्स, जो है उसकी स्टडी कर रहा था डिस्टेंट स्टार्स। सो बेटा एज यू नो के अकॉर्डिंग टू साइंस जो है यूनिवर्स जो है इज एक्सपेंडिंग। सो जब वो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है तो कुछ स्टार्स जो हैं वो हमारी अर्थ की तरफ आ रहे हैं, और कुछ स्टार्स जो है हमारी अर्थ से दूर जा रहे हैं। सो जब वो डिस्टेंट स्टार्स की स्टडी कर रहा था तो उसने जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसमें चेंज देखा। जो कलर है
वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है, कलर जो है वो विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी लाइट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। डेट इज़ द रीज़न कि उसने जो है वो डॉपलर इफेक्ट जो है उसको ऑब्जर्व किया। जब अर्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो भी ट्रू आ गया। सो उसने जो है उसको फिर बाद में नाम क्या दे दिया गया, डॉपलर इफेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट बेसिकली है क्या? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ये जो डॉपलर इफेक्ट है इसमें जो है इट इज़ एप्लीकेबल, डॉपलर इफेक्ट जो है ये एप्लीकेबल फॉर बोथ जो है इसमें, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। सो मैकेनिकल वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मैकेनिकल हो जैसे साउंड वेव है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, लाइट वेव्स जो है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। डॉपलर इफेक्ट है क्या? हम कहते हैं द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड ड्यू टू relative motion between source and observer। ठीक है जी, सोर्स और ऑब्जर्वर के इन बिटवीन जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से जो है वो अपेरेंट चेंज आता है। अब देखेंगे एक्चुअल में नहीं होता, अपेरेंटली जो है वो ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, पिच चेंज हो गई। अच्छा, समटाइम स्टूडेंट बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। है तो ये सेम ही चीज़, फ्रीक्वेंसी और पिच, लेकिन जो है जो सोर्स जो है वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। अब वो जो वेव है जब लिसनर तक पहुंची, जैसे एक साउंड का सोर्स है, वो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो प्रोड्यूस कर रहा होगा हम उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब वो जो फ्रीक्वेंसी वेव जो है वो ट्रैवल करती हुई लिसनर तक पहुंची और लिसनर ने जो ऑब्जर्व किया, जो उसको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो जो उस तक पहुंची उसको हम क्या कहेंगे, वो पिच ऑफ साउंड होगी। ठीक है जी, सो सेम ही है, लेकिन जो हम इसको कहेंगे ये जो सोर्स जनरेट कर रहा है और ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, सो जो पिच जो अपेरेंट चेंज जो है वो इन द पिच ऑफ साउंड जो है किस वजह से आ रहा होता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह है डॉपलर शिफ्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम डॉपलर शिफ्ट को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, सो फिर हम डॉपलर इफेक्ट को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डॉपलर शिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल जी एक साउंड का सोर्स है, साउंड सोर्स जो है वो लेट से हम कह लेते हैं साउंड का एक सोर्स है एंड वो जो है वो साउंड जनरेट कर रहा है। अब और यहाँ पर जो है वो एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और साउंड का सोर्स है, दोनों रेस्ट में है। ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, साउंड का सोर्स भी रेस्ट में है। सपोज करें कि ये जो सोर्स है ये नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पर सेकंड जो जनरेट कर रहा है, लेट से कि मैं कह देता हूँ इट इज़ 4, तो ये 4 वेव्स पर सेकंड जनरेट कर रहा है, तो हम कहेंगे जी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है उसको ऊपर फ्रीक्वेंसी बोल रहे होता है ना। सो ये 4 वेव्स पर सेकंड लेट से जनरेट कर रहा है। इस वक्त हमने कहा कि ऑब्जर्वर बी रेस्ट में है, ये ऑब्जर्वर बी रेस्ट में है और सोर्स बी रेस्ट में, दोनों रेस्ट में। सो जितना जो सोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वही जो है वो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी कहेगा, ये भी कहेगा कि ये 4 वेव्स पर सेकंड ही है, नंबर ऑफ वेव्स 4 है तो 4 है। सपोज करें कि अगर ये सोर्स जो है डेट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अब ये मोशन में आ गया, सोर्स मूव करना शुरू हो गया, जबकि ऑब्जर्वर इज स्टिल एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज स्टिल एट रेस्ट, उसी पोजीशन पे है, लेकिन सोर्स जो है वो उस पोजीशन से मूव करके लेट से इस पोजीशन पे आ गया। अब सोर्स जो है वो मोशन में मूव करना शुरू हो गया, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है। अब जरा गौर करें, अब भी जो है सोर्स उसने फ्रीक्वेंसी उतनी ही जनरेट करनी है, अब भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 वेव्स पर सेकंड ही है। सो अब देखें कि यहाँ पर जो है 4 नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड अभी भी क्या होंगी, 4 ही होंगी, लेकिन गौर करें कि यहाँ पर जो है वो पहले जो है वो जगह ज़्यादा थी तो वेव्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा था, इसका मतलब है वेवलेंथ ज़्यादा थी। अब क्या हुआ कि जो कि जगह कम हो गई है तो अब वेव जो है वो क्या होगी,
ज़ाहिर है वो कंप्रेस हो जाएंगी। अगर ये जितना साउंड का सोर्स, लेट से मैं इसको और करीब कर देता हूँ, अब साउंड का सोर्स जो है वो लेट से मूव करके इस पोजीशन पे आ गया, तो अब जो है वेव्स और कंप्रेस हो जाएंगी। अब चूंकि उनके लिए जो है वो जगह कम हो गई है, इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये क्या हो जाएगी, एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज करें कि यही साउंड का सोर्स इससे अवे मूव कर रहा है, दूर जा रहा है, तो अगर इसी से वो दूर जाएगा तो ज़ाहिर है साउंड का सोर्स अगर उससे अवे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर अगर वहीं पे खड़ा है, तो अब जो है वो वेवलेंथ एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, मतलब अब जगह ज़्यादा हो गई है, तो अब वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वेव जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो वेव क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, और इस वाले केस में जो है वेवलेंथ क्या होगी, एक्सपेंड होगी। सो इस चीज़ को हम कहते हैं डॉपलर शिफ्ट का मतलब, इफ सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो द अमाउंट बाय विच द वेवलेंथ इज कंप्रेस्ड, वेव इज कंप्रेस्ड जो है पर सेकंड, उसको हम क्या कहते हैं कि ये डॉपलर शिफ्ट है। और अगर सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा हो तो पर सेकंड जितना जो है वो वेवलेंथ बढ़ रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, ये डॉपलर शिफ्ट है। तो बेसिकली आप देखें कि साउंड का जो सोर्स है, चूँकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड कर रही होती है, तो जितना सोर्स नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जनरेट कर रहा है वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो है वो डॉपलर शिफ्ट की वजह से इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। यहाँ पर अगर दोनों रेस्ट में हो, दोनों की रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जो सोर्स फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वही ऑब्जर्वर जो है वो कहेगा, ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ मूव करके आ रहा है, तो जाहिर है कि इसको लगेगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब जो है वो सोर्स उससे दूर जाएगा, तो डॉपलर शिफ्ट की वजह से जब ये एक्सपेंड होगी वेवलेंथ, तो इसको लगेगा कि ऑब्जर्वर को जो है वो इट अपेरेंटली जो है उसको ऐसा फील होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है। तो द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, अब ये किस वजह से चेंज आया, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सो हम कहेंगे कि ये जो है अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर जो है जो चेंज आ रहा था फ्रीक्वेंसी में, उसको क्या कह देते हैं, इस फिनोमेना को डॉपलर इफेक्ट। अच्छा बेटा, बेसिक्स के बाद जो है वो आपको इसके केसेस अच्छे से रिवाइज करने हैं, चूँकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो केसेस से रिलेटेड आने हैं। सो उनको अच्छे से आपने लर्न करना है। कौन कौन से केस हैं, जैसे केस नंबर 1 जो है, इसमें जो है वो हम कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स a stationary source। अच्छा, इसमें जो है वो एक बात बड़ी सिंपल मैं आपको बता दूं कि हमने जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्स किए हुए हैं, मतलब आपने याद करते हुए पैरामीटर्स यही रखने हैं। अगर वो चेंज कर देता है एग्जामिनर तो उसके अकॉर्डिंग आपने भी चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमने जो है वो जहाँ v होगा, इसका मतलब होगा ये स्पीड ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साउंड को। ठीक हो गया। जहाँ पर आपके पास आएगा f, ये हम कहेंगे ये ओरिजिनल यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया। जहाँ पर f प्राइम आएगा, मैं कहूँगा ये अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है जो चेंज हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है, अगर आप गौर से देखें तो हम UO जहाँ आएगा, हम कहेंगे ये स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है। नेक्स्ट US जहाँ आएगा, हम कहेंगे ये स्पीड ऑफ व्हाट, ये सोर्स है। ठीक है। और इसी तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो ये जो पैरामीटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, V जब जहाँ भी V जो है वो हमने कहना है कि ये स्पीड ऑफ सोर्स को साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड। F जो है वो एक्चुअल यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी। F प्राइम जहाँ आएगा उसको हम कहेंगे ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। U नॉट जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और US जो है ये क्या होगा, स्पीड ऑफ सोर्स। तो पैरामीटर जो है ये चेंज नहीं होने। ठीक है। और जहाँ S है इसको हम कह रहे हैं सोर्स, और O जहाँ है इसको हम कह रहे हैं ऑब्जर्वर। तो इसको हम कह रहे हैं ये सोर्स है, O स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑब्जर्वर।
सो ये पैरामीटर जो है ये तो वही रहेंगे ना, ये चेंज नहीं होंगे। हम इसके अकॉर्डिंग अब फार्मूलाज रिवाइज करेंगे, बार बार जो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। तो अक्सर एग्जामिनर जो है इनके पैरामीटर के नाम चेंज करके फार्मूला रिवाइज कर दे तो आपको इजी होगा। अगर आपने आपने फिक्स रहना, आपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही ये केसेस लर्न करने हैं। सो देखें, जैसे फर्स्ट केस है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वर जो है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स आ सोर्स। अब सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, इट मीन्स यू एस को मैं ज़ीरो रखूंगा। यू एस मीन स्पीड ऑफ द जो है ना सोर्स को ज़ीरो रखा। अब यू नॉट जो है वो उसको मैं क्या कह रहा हूँ, यू नॉट का मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये यू नॉट स्पीड से सोर्स की तरफ जा रहा है। अब सोर्स जो साउंड जनरेट कर रहा होगा उसकी जो स्पीड है उसको हम कहेंगे v। तो v जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा एफ प्राइम इज इक्वल टू, आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। सो अगर जो है एक ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। केस नंबर टू में हम कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जर्वर जो है इज मूविंग, पहले टू वर्ड्स कहा है तो यहाँ की वर्ड्स है टू वर्ड्स, ठीक है जी। मूविंग अवे, अब टू वर्ड्स के बजाय उससे अवे जा रहा हूँ, अवे फ्रॉम आ स्टेशनरी सोर्स। अभी भी हम सोर्स को स्टेशनरी ही ले रहे हैं। इस वाले केस में जो है वो फिर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अब जो ऑब्जर्वर है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स यू नॉट स्पीड के साथ। अब जो सोर्स है स्टिल स्टेशनरी, वो अभी भी उसकी स्पीड जो है यूएस को हम क्या ले रहे हैं, ज़ीरो। तो ये जो वेव जनरेट कर रहा है अब इससे दूर जा रहा है, ठीक हो गया। इस केस में बेटा हम कहेंगे एफ प्राइम इज इक्वल टू, अब देखो इसमें जो फॉर्मूला आपका बनेगा v माइनस यू नॉट, ये रिलेटिव स्पीड होगी बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय जो है ओवर क्या आ जाएगा v इनटू एफ, ठीक हो गया। ये आपके पास सेकंड केस बन गया। एंड इसी तरह से थर्ड केस जो है उसमें केस नंबर 3 जो है उसमें हम कहेंगे कि व्हेन आ सोर्स जो है, अब इसमें सोर्स मूव करेगा, इज मूविंग टूवर्ड्स आ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब हमने ऑब्जर्वर को जो है वो रेस्ट में रख लिया। इस वाले केस में अब देखें, अब साउंड का जो सोर्स है वो मूव करेगा यूएस स्पीड के साथ किस तरफ, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को इस वाले केस में हमने रखना है रेस्ट पर। सो यू नॉट जो है वो हमने क्या रख लिया, ज़ीरो। तो अब इस वाले केस में देखें एफ प्राइम जो है उसका फॉर्मूला होगा v माइनस यू एस जो है v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ, ठीक हो गया। ये आपका थर्ड केस बनेगा। अच्छा, ये आपका जो थर्ड केस के बाद फोर्थ केस में हम कहेंगे कि व्हेन आ सोर्स जो है, साउंड का जो सोर्स है इज मूविंग, पहले टू वर्ड्स का है, अब हम कहेंगे मूविंग अवे फ्रॉम आ स्टेशनरी सोर्स। अच्छा, इस वाले केस में हम जो के कह रहे हैं कि सोर्स जो है, साउंड का सोर्स दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और कितनी स्पीड के साथ, यूएस स्पीड के साथ, और ऑब्जर्वर जो है दैट इज स्टिल एट रेस्ट। तो यू ओ को हम कह रहे हैं कि वो क्या है, ज़ीरो। तो सोर्स जो है साउंड का ज़ाहिर है इसमें भी वो जनरेट कर रहा होगा जो आपकी वेव्स हैं, लेकिन जो चूँकि उसकी तरफ मूव कर रहा था डॉपलर शिफ्ट की वजह से कंप्रेशन आएगी, तो ये v स्पीड के साथ। अब इससे दूर जा रहा है तो ज़ाहिर है जो साउंड है वो उसमें
वो एक्सपैंड होती जाएगी, तो उसमें जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जाएगी और उसमें हम कहेंगे कि वो v स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी बेटा देखें, पहले जो है वो वेवलेंथ कम होगी, उसको फिर हम बढ़ाते जाने का मतलब है इसमें डॉपलर शिफ्ट में एक्सपेंशन आ रही है, तो ये स्पीड होगी। अच्छा, इसमें फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, इसमें हम कहेंगे एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ। अब हम जरा बारी बारी इन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने स्टेटमेंट पढ़ के फौरन आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। देखो, अगर वो कहता है जी कि एक ऑब्जर्वर है डेट इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसमें अगर गौर करें तो हमें पता चलेगा, चूंकि ये v प्लस यू नॉट ओवर v है, ये प्लस तो एक फैक्टर इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब है एफ प्राइम जो है ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्वर जो है वो कुछ ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी फील करेगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इस वाले केस में जो कि ये v माइनस यू नॉट है, इसका मतलब है यहाँ से हम कहेंगे f प्राइम जो है वो क्या होगा, लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और इसमें देखें थर्ड वाले केस में जब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है जो सोर्स है, यहाँ पर हमने क्या किया, सोर्स की बजाय ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रखा है थर्ड केस में, और इसमें टू वर्ड्स जब सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ। अब डिनोमिनेटर में देखें v माइनस यू एस, डिनोमिनेटर में कुछ कम हो रही है, इसका मतलब है कि f प्राइम जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, f होगा। जबकि फोर्थ केस जो है इसमें मूविंग अवे कह रहा है, तो जब सोर्स अवे मूव करेगा, अब डिनोमिनेटर में v प्लस यू एस आ गया, इसका मतलब है डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो f प्राइम जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास अगर जो है ऑब्जर्वर टू वर्ड्स सोर्स जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अवे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, सोर्स टू वर्ड्स द ऑब्जर्वर जाएगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि अवे मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो इन फार्मूलाज को अच्छे से आपने जो है ऑब्जर्व करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि कितने फैक्टर से जो है वो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, ज़रा गौर करते हैं। मैं इस वाले को अगर फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करूं तो f प्राइम इज इक्वल टू क्या है, अब v जो है वो दोनों का एलसीएम है ना, v प्लस यू नॉट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v ओवर v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। तो गौर करें, v से क्या हो जाएगा, कैंसिल होते ही 1 आ जाएगा, तो फॉर्मूला आपके पास बनेगा 1 प्लस यू नॉट ओवर v, ठीक है जी, इनटू एफ। तो मैं एफ को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा। अब जरा गौर करें कि ये आपके पास ना एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी, ये वो फैक्टर है जो इसमें ऐड हो रहा है, तो यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अपेरेंटली जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। इस वाले केस में ये हो जाएगा एफ माइनस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। इसका मतलब है कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ चौकर डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो रही है इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है जी, सो सिंपल है। इसके केसेस को अच्छे से आपने रिवाइज करना है, अब जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर करना है। अच्छा बेटा, दो केस ऐसे हैं जो आपने एडिशनल जो है वो प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से उनमें से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट आपने फॉर द सेक ऑफ जो है वो आप कह लें कि हम केयरफुल रहते हैं ताकि अगर एग्जामिनर यहाँ से एक पोर्शन से क्वेश्चन पिक करता है तो आप आंसर दे सकें। सो केस नंबर 5 और केस नंबर 6 ये बुक से थोड़ा हट के मतलब थोड़े ये वाले केस जो हैं ये आपने भी प्रिपेयर करना है, केस नंबर 6, केस नंबर 5। फर्स्ट 2 केसेस में हमने जो है वो सोर्स को स्टेशनरी रखा, थर्ड और फोर्थ केस में हमने ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रखा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर और जो सोर्स है वो दोनों मूव कर रहे हों। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर इज मूविंग और सोर्स इज आल्सो मूविंग, और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये यू नॉट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, ये यू एस स्पीड के साथ, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तब जो है हम कहेंगे इफ़, यानी कि इसमें आप कह सकते हो इफ़ ऑब्जर्वर एंड सोर्स जो है आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। इस वाले केस में
फिर क्या होगा जी, फॉर्मूला आपके पास एफ प्राइम बनेगा जो है ना, ऊपर जो है वी प्लस यू एस ओवर वी माइनस यू नॉट इंटू एफ। ठीक हो गया, ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। यहाँ यू एस क्या है, स्पीड ऑफ द सोर्स, यू नॉट क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एफ प्राइम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और वी स्पीड ऑफ साउंड है। केस नंबर 6 भी कुछ इसी तरह का है। इसमें अगर ऑब्जर्वर एंड सोर्स जो है दोनों एक दूसरे से अवे मूव करें, ऑब्जर्वर एंड सोर्स जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं तो एफ प्राइम जो है इस वाले केस में जो है वो होगा एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस यू एस ओवर वी प्लस यू नॉट इंटू एफ जो है। तो ये आपके पास जो है वो बनेगा फॉर्मूला केस नंबर 6 का। तो जस्ट इनको रिवाइज करना, अगर इस पर इन केसेस से रिलेटेड को क्वेश्चन आए आप इजीली आंसर दे सकें। अच्छा बेटा, 2 और केस जो है वो इसमें आपने ऐड करने हैं, और जस्ट इसलिए कि ताकि केयरफुल रहें हम, कोई एग्जामिनर जो है इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन दे सकता है। बुक में तो 4 ही गिवन है, 2 और केस जो है अपने इसमें एडिशनल जो है वो प्रिपेयर करना है। कौन कौन से, केस नंबर 5 नाम दे लें इसको, केस नंबर 6। केस नंबर 5 जो है वो हम कहेंगे कि इफ जो है ऑब्जर्वर एंड सोर्स जो है आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। केस पहले दोनों केसेस में हमने कहा सोर्स को जो है वो स्टेशनरी रखा था। केस नंबर जो है वो 3 और 4 में हमने जो है वो ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रख लिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोनों मूव कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें तब हम कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो फॉर्मूला होगा कैलकुलेट करने का वो हो जाएगा v प्लस यू नॉट ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ। यू नॉट यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, यू एस का क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स। अच्छा जी, इसी तरह केस नंबर 6 में अगर वो एक दूसरे से अवे मूव करें दोनों, ये यू नॉट स्पीड के साथ, ये यू एस स्पीड के साथ, तब जो है वो इसकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हम कहेंगे v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस यू एस इंटू एफ। तो जस्ट आपने इन फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जब आपको कहा जाए सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तब आप जो है ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक और कौन सा, अभी मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स की तरफ आएँ या क्वेश्चंस की तरफ आएँ। कभी कभी जो है अभी हम बात कर रहे हैं सारी फ्रीक्वेंसीज की, कभी कभी जो है वो वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना दे सकता है किसी भी केस से रिलेटेड। मैं आपको एक केस करवा रहा हूँ, 1-2 बाकी आप सारे खुद करेंगे, खुद आपने उसको ड्राइव कर लेना फॉर्मूले को। देखो बड़ी सिंपल बात है, हम कहते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक हो गया। यहाँ से हम कहेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, v ओवर हम f, ठीक हो। अच्छा, इसका मतलब है कि जो रेसिप्रोकल अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी का ले लेंगे तो वो आपके पास वेवलेंथ बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे केस नंबर 1 था, मैं एक केस मैंने कहा मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है उसको रीअरेंज कर लेना है, ठीक है। अब उसमें हमें फ्रीक्वेंसी यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता चला कि f इज इक्वल टू क्या होता है जी, v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v इनटू क्या था, इनटू f था। अब सपोज करें उसने टेस्ट में जो आपका क्वेश्चन आया उसमें फ्रीक्वेंसी पूछी नहीं, वो चेंज पूछ रहा है वेवलेंथ के लिए। तो अब आप वेवलेंथ के लिए अब देखो कि यहाँ पर जो है एफ प्राइम है, यानी कि ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसको बोल रहे हो, तो एफ प्राइम की जगह मैं पुट करूंगा वी ओवर, अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ पे इसको रीअरेंज करूँ, यहाँ से फ्रीक्वेंसी को रीअरेंज कर लें तो वो क्या बनेगी, वी ओवर लैम्डा बनेगा ना, फ्रीक्वेंसी जो है इसको वी ओवर लैम्डा कह लें। तो अब मैं फ्रीक्वेंसी की जगह पुट करूंगा वी ओवर लैम्डा प्राइम, ठीक है, पेरेंट के लिए। तो ये हो जाएगा v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। अब ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी तो इसकी जगह मैं v ओवर लैम्डा ही पुट करूंगा, ठीक हो गया। अब देखें v से क्या होगा, कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपने
जो कि लैम्डा प्राइम यानी अपेरेंट वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला रेसिप्रोकल हो जाएगा v ओवर v प्लस यू नॉट ओ इनटू लैम्डा। अब आप ज़रा गौर करें कि बाकी जो तीनों केसेस के फॉर्मूले हैं, जो आपके जो है वो बाकी केसेस जो हैं वो केस नंबर 2, 3, 4 जो है 4 तक आप इसको कर लें, तो उसमें जो है वेवलेंथ प्राइम देखो फॉर्मूले इसका मतलब इन्वर्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे इन्वर्स में है ना, तो ये भी रेसिप्रोकल होके आ रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू वी, अब देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था वी प्लस यू नॉट ओवर वी, वेवलेंथ का v ओवर v प्लस यू नॉट, तो यहाँ पर देखें कि केस नंबर आपका 1 बन जाएगा। तो इसी तरह से आपने केस नंबर 2 जो है उसका भी इस तरह से रेसिप्रोकल लेके उसमें भी वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लेना है, थर्ड का भी और फोर्थ का भी, और इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो समटाइम्स अगर वो डायरेक्ट आपसे वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है वेवलेंथ देकर, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो है वो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जो केसेस आए हैं उनको आप अच्छे से डील कर सकें। अच्छा बेटा, अब इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि विद व्हाट स्पीड अ सोर्स ऑफ साउंड मूव टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर सच दैट इट्स अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी बिकम्स ट्वाइस। अब इसमें देखो कि आपने जो है वो सबसे पहले गेस ये करना है कि ये केस कौन सा बन रहा है। अब इसमें देखें कि सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसका मतलब ये केस नंबर आपका 3 है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर आपको जो अभी हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा जी, एफ प्राइम इज इक्वल टू टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो वी माइनस यू एस इनटू एफ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। सेकेंडली आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट टू फाइंड विद व्हाट स्पीड, तो सोर्स की स्पीड पूछी है, मतलब हमें यू एस फाइंड करना है, क्या होगा स्पीड ऑफ सोर्स। अब गिवन क्या है, कहते हैं जी कंडीशन गिवन है कि उसकी जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाए ओरिजिनल का। सो ये हमें बताया है कि एफ प्राइम जो है ना वो ओरिजिनल का 2f हो जाए, डबल हो जाए। अब वैल्यूज पुट कर दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर f की जगह क्या पुट करूँगा, 2f v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ एफ से कैंसल आउट। ये जो v है v माइनस यू एस इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू वी माइनस यू एस इज इक्वल टू, इस तरफ सिर्फ क्या रह गया v, ये 2v माइनस यू एस, इसका मतलब है आप इसको सॉल्व कर लें तो यू एस जो है ये देखा ना, ये 2v हो जाएगा, ये 2us जो है, इसका मतलब है यहाँ पर जो है आपका आंसर होना है v/2। तो अगर सोर्स जो है वो साउंड का जो सोर्स है वो स्पीड ऑफ साउंड के हाफ से मूव करेंगे, यानी v/2 स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल का क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। अब जरा गौर करो, इसी का रिवर्स क्वेश्चन बनाओ, इस तरह से क्वेश्चन खुद जनरेट करने की कोशिश किया करेंगे इस तरह के टॉपिक्स में। लेट से यही क्वेश्चन इसका रिवर्स होता, मैं कहता जी आ साउंड सोर्स जो है इज मूविंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर बल्कि कह लें, स्टेशनरी ऑब्जर्वर with half of speed of sound, ये बताएं कि then apparent frequency जो है वो क्या होगी, इसी का रिवर्स क्वेश्चन बनाएं। अब देखो कि हमारा आंसर 2f आना चाहिए, मतलब डबल हो जानी चाहिए ना अगर वो इतने, तो अब देखो कि क्वेश्चन वही रहा। अब मैंने सिर्फ जो है पुट करके देखते हैं v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ। तो हमने जो है वो जो स्टेशनरी सोर्स है उसकी जो स्पीड क्या रखी है, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि उसकी स्पीड हमने रखी है v/2, हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो एफ प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v माइनस यू एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे, v/2 इंटू एफ। तो v माइनस v/2 1/2 v आ जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा v
1 में से हाफ निकाल रहे हो ना तो हाफ ही रह जाएगा, तो ओवर 2 इंटू एफ, वी से कैंसिल आउट, ये 1/2 ऊपर 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ गया 2f। तो ये आपके पास आंसर बन गया, ठीक हो गया। सो याद रखें कि जो हमारे पास क्वेश्चन, जब भी जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपने सिंपल करना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि वो केस कौन सा बन रहा है, उस केस के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो देखना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर जो है ये देखें, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रिवर्स मैंने बनाए हैं। इसमें वो कह रहा था कि उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जानी चाहिए, तो बताएं यूएस की स्पीड क्या है। इसमें यूएस की स्पीड दे के आपसे पूछा है कि ये बताएं कि उसकी फ्रीक्वेंसी यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो है वो एक दूसरे के सेम, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, यही सेम क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जर्वर से रिलेटेड आ सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। आप प्रैक्टिस खुद किया करें। आप जैसे मैंने इसलिए लिखा था साउंड सोर्स मूव टूवर्ड्स, आप यहाँ अवे करके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि चारों केस आपके जो है वो डिस्कस हो जाए। तो इसमें आपने अब क्या करना है कि सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स की बजाय यहाँ वर्ड क्या चेंज करना है, अवे, यहाँ भी अवे कर लें टूवर्ड्स की बजाय, ठीक है जी। और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कि आपके क्या आंसर आ रहे हैं। अच्छा अब देखो जी, नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टाइप जो है वो आमतौर पर रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कहा जाए एन ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स a stationary source with a speed equal to 1/10 of speed of sound। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। देन ये बताएं रेशो ऑफ, अक्सर रेशो वाला क्वेश्चन आएगा, apparent to actual फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने बताना है कि क्या आएगी, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर रेशो ऑफ अपेरेंट टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो अब देखो कि हमें सबसे पहले ये देखना है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अब ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, केस नंबर जो है वो 1, उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय वी इनटू एफ। अब गिवन क्या है, सोर्स की स्पीड यू नॉट 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड यानी v by 10। तो अब आपने फाइंड करना रेशो, तो बड़े सिंपल है जी, एफ प्राइम ओवर एफ, ये इधर आ गया, रेशो बन गई, v प्लस इसकी वैल्यू क्या दी है, v ओवर आपको 10 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, v इंटू एफ। अच्छा अब देखो कि ऊपर से अगर v आप कॉमन भी लेके यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, या v प्लस वी बाई 10 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 11/10v ओवर v। तो ये एफ तो उधर जो है ना रेशो में चला गया, v से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर आपका 11 रेशो क्या बन जाएगा 10। सो बेटा सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें रेशो आपको लेनी आ सकती है, रेशो फाइंड करना आ सकती है, और इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इनबॉक्स जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या प्राइवेटली जो क्वेश्चंस जो है ना वो भेजते हैं, अक्सर ऐसा होता है उनको एलसीएम लेना ही नहीं आ रहा होता। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये रिवाइज आप लोगों ने करनी है। एलसीएम लेना है, आपका कहीं फ्रैक्शन है उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, कैंसल आउट करना है। अगर 1/1 का आंसर आपका 0 आ रहा है तो बेटा इसमें फिर हमारा कसूर नहीं है, आपकी बेसिक्स में जो है वो कमज़ोरी है, उसको कोशिश करें कि बेसिक्स अगर वीक हैं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जहां आपको जो है वो न्यूमेरिकल आने के चांस मैक्सिमम होंगे, उसके साथ साथ कभी कभी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है जो मोस्टली रिलेटेड होता है यूजेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड, ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। और इसमें बेटा जो है मेन यूजेस जो है वो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, बाकी आपने जो बुक है वहाँ से भी देखना है, वो सारे आपने अंडरलाइन करने हैं, उनको भी आपने रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट, इसका क्या कॉन्सेप्ट है।
देखो एक्चुअल कलर ऑफ जो स्टार है, एक्चुअल कलर ऑफ स्टार जो है वो मोस्टली जो है वो कौन सा कलर होता है जी? येलो। एक्चुअल कलर जो है वो जो स्टार का है वो येलो है। अब देखो उनको देखें टेम्परेचर के साथ कलर चेंज होता है। तो यूजली जो स्टार है जिनका जो एक्सटीरियर का उनका जो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग उनका जो कलर है वो क्या है? येलो है मोस्टली जो स्टार्स हैं। अगर ऐसा है तो उसमें देखें वो स्टार जो अर्थ की तरफ आ रहे होंगे। अगर एक स्टार है वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो वो जो है उसको जो है वो कौन सी शिफ्ट नज़र आएगी? अर्थ स्टार है और वो अर्थ की तरफ आ रहा है। तो अब देखें कि जो स्टार अर्थ की तरफ आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इट मीन्स कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब हमारे पास जो कलर है वो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो एक्चुअल कलर जो है वो स्टार का क्या है? मैंने जैसे कहा येलो है, ठीक है। सो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के जो है वो यहाँ पर वो ब्लू हो जाती है। तो अब देखें अगर कोई स्टार जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, एक्चुअल कलर उसका येलो ही है, लेकिन जो अर्थ की तरफ वो मूव कर रहा है तो रिलेटिव मोशन की वजह से जो ऑब्जर्वर है अर्थ के ऊपर उसको लगेगा कि उसका कलर जो है वो क्या है? ब्लू है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, डाउनवर्ड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। सो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वॉलेट की सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हम कहेंगे कि ये क्या है? ब्लू शिफ्ट। अ स्टार मूविंग टूवर्ड्स अर्थ जो है दैट शोज ब्लू शिफ्ट, हम इसको कह देते हैं ब्लू शिफ्ट। अच्छा, अगर कोई स्टार जो है वो अर्थ से दूर जा रहा होगा, अर्थ से अवे मूव कर रहा है, तो अब जो अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर है उसको वो जो उसका कलर है वो कौन सा नज़र आएगा? रेड। हम उसको कह देंगे कि ये क्या है? रेड शिफ्ट। तो अब जो है उसको कलर जो है बजाय येलो के वो क्या नज़र आएगा? रेड। हम कह देंगे कि वो क्या है? रेड शिफ्ट है, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ जाती है इस केस में, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सो इफ़ अ स्टार इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ तो जो ऑब्जर्वर है उसको येलो की बजाय जो स्टार है वो क्या नज़र आएगा? ब्लू नज़र आएगा, डेट इज़ कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। और अगर स्टार जो है वो रेड शिफ्ट शो कर रहा है, मतलब उसका कलर रेड नज़र आ रहा है, डेट मीन्स डेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। दिस इज बेसिकली रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। कुछ चीज़ें सिंपल हैं, जैसे देखो एक आपके बुक में है सोनार की एग्जांपल दी हुई है इन यूजेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार बेसिकली एक टेक्निक है अंडर वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट को स्टडी करने का। जैसे मैंने आपको बेसिक प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अंडर वाटर जो है वो हम जो है वो ट्रांसफर्स, यानी कि ये जो वेव हम यूज़ करते हैं, लाइट जो है वो रेडियो वेव्स यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि बहुत जल्दी डाई आउट कर जाएंगी। सो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? इसमें हम अल्ट्रासाउंड की एनर्जी को यूज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड को अकॉस्टिकल इको का नाम देते हैं, ठीक है जी। और इस टेक्निक में जो है वो सोनार से आप जो सबमरीन्स हैं वो जो है वो नेविगेट करती हैं और रेंज फाइंड करती हैं, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सोनार की टेक्निक से हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। कैन डिटेक्ट, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हम जो है वो बाय दिस टेक्निक डेप्थ ऑफ ओशियन जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। हम जो है इसके जो टेक्निक है वो सबमरीन जो है वो यूज़ कर रही होती हैं, तो और उसमें जो है वो नेविगेशन भी उनकी है और रेंजिंग यानी नेविगेट कर रही होती हैं चीज़ों को और आगे रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट जो है वो रेंज क्या होगी, सो वो भी यहाँ से सबमरीन्स भी इनको यूज़ करती हैं। तो सोनार बेसिकली इज़ अ टेक्निक विच यूज अकॉस्टिकल इको, मतलब अल्ट्रासाउंड की एनर्जी को यूज़ करती है और ये अंडर वाटर ऑब्जेक्ट जो है वो डेप्थ ऑफ ओशियन, सबमरीन जो है ये सब इसको यूज़ कर रही होती है। अच्छा, इसी तरह से इसके जो बाकी अदर यूजेस हैं उसमें जैसे आपको बैट्स के बारे में बताया हुआ है, तो वो जो है वो नेविगेट करती हैं एंड कैन फाइंड द फूड जो है, एंड कैन फाइंड फूड बाय इको लोकेशन। तो ये भी बेटा जो है वो क्या यूज़ कर रही होती हैं? ये भी डॉपलर इफ़ेक्ट का ही यूज़ करती हैं बैट्स जो हैं।
ठीक है जी। इसी तरह से जो है आपको प्लेन के एरोप्लेन के बारे में, रडार जो सिस्टम है ये रेडियो वेव्स को आमतौर पे यूज़ करते हैं सिंपल वे में। तो अगर कोई एरोप्लेन जो है वो रडार की तरफ आ रहा है, एरोप्लेन जो है वो हम कहीं अप्रोच कर रहा है, टूवर्ड्स अप्रोचिंग, जैसे आपकी बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है, तो बड़ा क्लियर है कि अगर वो अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स द रडार, तो क्या होता है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाती है। अगर उसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। और अगर कोई एरोप्लेन जो है वो रिसीड कर रहा है, रिसीडिंग का मतलब है दूर जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई एरोप्लेन जो है वो रिसीडिंग मीन दूर जा रहा है, तो अगर जो है वो जो है उससे अवे मूव कर रहा है रडार से, तो फिर जो है वो उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जानी है, उसकी वेवलेंथ फिर बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपकी बुक में जो है वो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो अगर कोई एरोप्लेन अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग टूवर्ड्स रडार, उसकी जो हम कह देंगे, तो मैं लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज करती है और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती जाती है। और अगर दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करेगी, यानी रिसीड कर रहा हो, और वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। सो यहाँ से डॉपलर शिफ्ट फाइंड करके उसकी स्पीड को भी फाइंड किया जा सकता है, एरोप्लेन को, उसकी लोकेशन को भी फाइंड किया जा सकता है। तो रडार जो है, जैसे इसमें आपके जितने भी स्पीड ट्रैप कैमराज होते हैं, जैसे मोटरवे पे जगह जगह आपको कैमराज नज़र आएंगे जो कार की स्पीड फाइंड करते हैं, तो बड़ा सिंपल है, उसमें डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है। कैमरे से जो है वो एक जो है वो रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन या कोई और रेडिएशन वो यूज़ कर लेते हैं, वो निकलती है और निकल के जाके आपकी गाड़ी से टकराएगी, टकरा के वापस आएगी। जितना उसमें डॉपलर शिफ्ट होगा उसको वो नोट कर लेते हैं, उसकी एक रेफरेंस वैल्यू रखी होती है उन्होंने, उनको पता चल जाता है कि आपके कार की स्पीड क्या है। तो स्पीड ट्रैक कैमराज आल्सो यूजेज डॉपलर शिफ्ट। सो ये जितने भी, हाँ एक इसमें और बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है आपकी बुक में, फॉर इंफॉर्मेशन में भी है कि ब्लड फ्लो जो है इन मेजर आर्टरीज जो है वो हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट, और उसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम जो है उसको नोट कर लेते हैं। उसमें जो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, और ये इसमें भी डॉपलर इफेक्ट ही यूज़ होता है। तो इस टेक्निक से हम अल्ट्रासाउंड जो है यूज़ करते हैं और ब्लड फ्लो इन मेजर आर्टरीज की भी स्टडी कर लेते हैं। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो 5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक होती है। इस तरह के जितने भी अब आपके जो यूजेस हैं डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड, वो आपने जैसे हम स्पीड ऑफ स्टार जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डॉपलर इफेक्ट जो है। सैटेलाइट जो है वो भी डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको आपने प्रैक्टिस बुक से अच्छे से और आपकी टेक्स्ट बुक है वहाँ भी उसको गौर से पढ़ना, अंडरलाइन करना है और इन चीज़ों को रिवाइज करके अपने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। आई होप सो कि वेव्स वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए एक चेक है और चैलेंज है। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो वेव है इस यूनिट में आपका एक चेक है और चैलेंज है। चेक ये है कि अगर आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं, इसमें चूँकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टेशनरी वेव्स और डॉपलर इफेक्ट, अगर अच्छे से आपने पढ़ के इनको जो है अच्छे से कंसीव कर लिया नॉलेज को, इनकी प्रैक्टिस की और मार्क्स मैक्सिमम लेने में कामयाब हो गए, तो ये चेक है कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही है और MD कैट भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और चैलेंज ये है कि अगर आप अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम आपको आ रहा बार बार, तो ये एक यूनिट ऐसा है जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ये आपको बूस्ट दे सकता है। कैसे? इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करें, डॉपलर इफेक्ट की, स्टेशनरी वेव्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार करें, ताकि आपका ये न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा? अगर आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमम आ गए, 60 में से 55, 56, 57 ठीक आगे मार्क्स आ गए, 50 प्लस आ गए, तो इट मीन्स कि वो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर देगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, नेक्स्ट जो है टेस्ट के लिए इंशाल्लाह डिस्कशन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।